नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज का अपना जो ये हिंदी का मॉडल पेपर है जिसमें हम रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न हैं यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न उत्तर हैं इसको देखेंगे, उसके बाद में जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा छठा मॉडल पेपर है जिसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसका पहला भाग आज हम देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको व्याख्या के साथ में जो इसका समाधान है, सॉल्यूशन है वो दूंगा। पहला ये लिखा हुआ है प्रश्न कि जो भाषा परिष्कृत है, व्याकरण सम्मत है, सर्वजन स्वीकार्य है और आदर्श रूप में प्रचलित और शासन स्तर पर व्यवहृत होती हैं उसे कहते हैं, तो उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। मतलब जो भाषा जो व्याकरण के अनुरूप बनाई गई हैं, परिष्कृत हैं और सर्वजन स्वीकार्य है, मतलब सभी लोग उसे बोलते हैं, आदर्श रूप है उसका, तो भाषा का वो रूप जो है वो परिनिष्ठित भाषा कहलाता है। अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दूसरा है कि भाषा सूक्ष्म है जबकि लिपि जो होती है वो स्थूल होती है। भाषा सूक्ष्म होती है जबकि उसकी जो लिपि होती है भाषा की वो स्थूल होती है। अगला क्वेश्चन है, चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का सुगंधित पुष्प है, इसमें शब्द शक्ति कौन सी है? तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। देखिए 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो जहाँ वाक्य को पढ़ते ही अगर हमें किसी शब्द का अर्थ सीधे सीधे समझ में आ जाए, वाक्य का अर्थ अगर हमें पढ़ते ही उसका सामान्य अर्थ अगर हमें समझ में आ जाए, तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का सुगंधित पुष्प है। मतलब इसमें यह कहा गया है कि जो चमेली का फूल जो होता है, जो पुष्प होता है, वो एक तो सफ़ेद होता है और दूसरा वो सुगंधित होता है। इसका जो लिखा है ना वही इसका अर्थ है, इसके अलावा और इसका कोई दूसरा तीसरा अर्थ नहीं है। तो इसका साधारण अर्थ हमें समझ में आ रहा है एक बार पढ़ते ही वाक्य को, इसलिए यहाँ पर जो है इसका सही आंसर रहेगा कि ये अभिधा शब्द शक्ति है। ठीक है, लक्षणा और व्यंजना को भी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पेपर में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि शब्द शक्ति के मूलतः भेद होते हैं। देखो अभी मैंने आपको बता दिया शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। एक होता है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा होता है लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी होती है व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ वाक्य को पढ़ते ही हमें उसका सीधा सरल अर्थ समझ में आ रहा है। लक्षणा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ पर हमें लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा हो। और नेक्स्ट होती है व्यंजना शब्द शक्ति, तो जहाँ पर हमें देश काल और परिस्थिति के अनुरूप अभिधा और लक्षणा के अलावा अगर कोई तीसरा अर्थ समझना पड़े, है ना, तो वहां पर जो है वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के अलावा जब हमें तीसरा अर्थ ग्रहण करना पड़े जो कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है, एक ही वाक्य के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ होते हैं, तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनु सास भरी अनुराग जमुना जल लोटत डोले काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बताना है अलंकार, और इस पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ पर होता है कि जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोपण कर दिया जाए, तो वहाँ पर जो है ना वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या सामान्य अर्थों में मैं आपको बताऊं, अगर मान लो जो आपको पहचान करनी पड़े कि हम किस तरीके से पहचान करेंगे एग्जाम में कि कौन सा अलंकार है, तो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी पंक्ति में शब्द लिखा हो ना, जैसे मनु लिखा है यहाँ पे, है ना, मनु मानो जनु जानो, इस तरीके के अगर शब्द आ रहे हैं, मनु मानो जनु जानो, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये इसकी पहचान है, क्योंकि इतने सारे अलंकार हैं तो एक थोड़ी सी पहचान होती है प्रत्येक अलंकार की, उस पहचान के आधार पर हम जान सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ये पंक्ति आपने पढ़ी होगी, सहर्ष स्वीकार है, आपके पाठ जो है आपके जो कविता है उसमें से ली गई है ये पंक्ति, और इसमें जो है ना वो रूपक अलंकार है। अब देखिए रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि उपमेय और उपमान में भेद को समाप्त कर दिया जाए, इस प्रकार मतलब जो भेद होते हुए भी उसमें भेद न दिखाया जाए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो ये हमने इसके किए हैं, इसके 4 जो हमने प्रश्न किए हैं रिक्त स्थान वाले। और अब हम आगे करेंगे जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है जिनका उत्तर आपको एक पंक्ति में देना है, एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर देना है। ये वाले प्रश्न हम करते हैं।
तो ये प्रश्न करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने हिंदी का मॉडल पेपर, ये हमारा छठा, इसी तरीके से हमने 10 मॉडल पेपर्स हिंदी के तैयार किए हैं। और ये सारे के सारे मॉडल पेपर्स अगर आप एक ही स्थान पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और ये जो वीडियो जो आप देख रहे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके भी आप सीधे हमारे ऐप में पहुंच जाओगे। वहां पर टोटल 10 मॉडल पेपर्स हिंदी के, 10 मॉडल पेपर्स हिस्ट्री के, 10 मॉडल पेपर्स ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के, इंग्लिश के, सबके आपको 10-10 मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। तो आप एक उस वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर भी हम वीडियोस की PDF अवेलेबल करवाते हैं, वीडियोस की लिंक शेयर करते हैं। हमारी जो लाइव क्लास होती है रेगुलरली शाम को 8 बजे, उसके जो उसका नोटिफिकेशन है, उसकी लिंक भी हम वहाँ पे शेयर करते हैं, तो उससे आप लाइव क्लास में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला है एबिलिटी। तो एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। ठीक है, ये पारिभाषिक जो शब्द है ना, ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आप ये कंप्लीट जो आपके हिंदी के जितने भी चैप्टर्स हैं, व्याकरण के ले लो, पाठ के ले लो, ये इसका कंप्लीट हमने एक कोर्स बना रखा है। अगर आप देखना चाहें तो वो भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। जरूर एक बार ट्राई करिए, जहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा भी मिलती है। प्रत्येक चैप्टर में वहाँ पर हमने ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए क्रिएट कर रखे हैं। तो आप ऑनलाइन टेस्ट दे करके अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने में से कितने क्वेश्चंस राइट करते हैं, कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, जो प्रश्न आपके गलत हुए उसका राइट आंसर क्या है। ये सब कुछ सुविधा आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता। और अगला शब्द है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, है ना। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, और इसी से आइडेंटिटी से बनता है आइडेंटिटी कार्ड, है ना, आइडेंटिटी कार्ड, तो पहचान पत्र। नेक्स्ट अगला शब्द है संघ। शब्द का अंग्रेजी शब्द लिखिए। तो संघ का मतलब होता है यूनियन। ओके, याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग याद कर लीजिए अच्छी तरह से, यूनियन होता है इसका। अगला सब प्रश्न जो है तीसरा, वो है कि फीचर के कोई 4 प्रकार बताइए। तो आप लिखेंगे फीचर के 4 प्रकार। एक होता है व्यक्तिगत फीचर, दूसरा होता है समाचार फीचर, नेक्स्ट होता है चित्र परक फीचर, और अगला होता है यात्रा परक फीचर। तो इस तरीके से आप 4 प्रकार जो है वो फीचर के लिख सकते हैं। ये बार बार अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी चीज़ें आपको याद होगी। आप अपने हाथ से लिख करके याद करिए। नोट्स आपको हम अवेलेबल करा देंगे, हमारे ऐप में मिल जाएंगे, आपको पहले ही बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला 5वां प्रश्न है हमारा कि किशनदा ने यशोधर पंत को 50 रुपये उधार क्यों दिए थे। याद होगा ना आपको, जब किशनदा वहाँ पर गए थे पहली बार, जो है वो यशोधर पंत किशनदा के यहाँ पर रहने जाते हैं। तो चूंकि उनकी उम्र कम थी, नौकरी नहीं मिली थी, तो किशनदा ने उन्हें अपने यहाँ पर जो है वो रसोइये का काम दे करके रख लिया था, और साथ ही साथ 50 रुपये उधार दिए थे। 50 रुपये उधार इसलिए दिए थे, किशनदा ने यशोधर पंत को 50 रुपये उधार दिए ताकि यशोधर पंत अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसे भेज सकें, कि भाई वहाँ पर ये कोई ना कोई नौकरी काम धंधा कर रहे हैं तो पैसे गांव भी भेज सकें, इसलिए 50 रुपये उधार दिए थे। और बाद में आगे जा करके फिर किशनदा ने अपने ऑफिस में इनको नौकरी भी दिलवा दी थी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट 5वां प्रश्न है कि जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी थी। तो जूझ कहानी के आधार पर हम सब जानते हैं कि लेखक का जो दादा यानी पिता है ना, उसके पिता को दादा नाम से संबोधित किया गया है। तो उसका पिता जो था ना, उसका जो दादा था, वो आवारागर्दी करता था, घूमने फिरने का, मौज मस्ती का काम करता था, और इसीलिए घर में जो खेती का काम होता था वो काम अपने बच्चे से कराने के लिए, यानी लेखक से कराने के लिए लेखक के पिता ने उसे पढ़ाई छुड़वा दी थी। तो खेती में काम कराने के कारण लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 6ठा, लेकिन कई बार कोई रहस्यमयी ताकत हम दोनों को पीछे की ओर खींचती है। एन फ्रैंक ने इस कथन से किस प्रसंग का उल्लेख किया है। तो देखिए, एन फ्रैंक स्पष्ट रूप से कहती है, जब वो पीटर से बात करती है तो कहती है एन फ्रैंक पीटर को बहुत चाहती थी, और लेकिन क्या होता था कि उनमें एक दूरी निरंतर बनी हुई थी। तो एन फ्रैंक सोचती हैं कि इसका कोई रहस्यमयी शक्ति है जो हम दोनों को एक दूसरे से दूर खींचती है।
अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, राखलदास बनर्जी कौन थे और यहाँ पर किस वर्ष आए थे? राखलदास बनर्जी एक पुरातत्ववेत्ता थे और ये जो है 1922 में यहाँ पर आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है? आप लिखेंगे कि जो मोहनजोदड़ो की जो वास्तुकला है उसकी तुलना चंडीगढ़ से की गई है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या कितनी है? तो आप लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से अधिक हैं। पतंगों की तितलियों से क्या समानता है ना? पतंग जो आपकी आलोक धनवा साहब की कविता है उसमें पतंगों की तुलना तितलियों से की है। क्यों की है? तो आप इसे लिखेंगे कि तितलियों के समान पतंग भी कोमल होती है। तितलियां कोमल होती है, पतंगें भी कोमल होती हैं। साथ ही साथ वह रंग बिरंगे हल्के कागज से बनी होती है। चूंकि तितलियां भी हल्की होती हैं तो पतंगें भी हल्की होती है। तितलियां भी रंग बिरंगी होती हैं, पतंगें भी रंग बिरंगी होती है। और तितलियां भी आसमान में लहराती हैं, आसमान में उड़ती हैं, पतंगें भी आसमान में उड़ती हैं। तो इस तरीके से दोनों में समानताएं जो है वो यहाँ पे कवि ने बताई हैं, आलोक धनवा साहब ने। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, प्रस्तुत कथन की सांकेतिकता को स्पष्ट कीजिए। तो ये जो है ना, काले मेघा पानी दे अध्याय से ये प्रश्न लिया गया है। यहाँ पे लेखक ये कहना चाहते हैं कि स्वतंत्र भारत में बनने वाली विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार गगरी के छेद या फूटेपन को व्यंजित करता है। अनेक विकास योजनाएं बनने के बाद भी भारतीय जन आज भी भूख प्यास से त्रस्त हैं। तो यहाँ पर हमने अभी जो आपका खंड अ का जो रिक्त स्थान और अति लघुतात्मक जो प्रश्न थे उसको किया है। और अब नेक्स्ट बचा है हमारा खंड ब। तो खंड ब को जो है ना यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो मैंने जो आपको अवेलेबल करवाया है ये चैप्टर, ये जो मॉडल पेपर कर रहे हैं, इसी तरीके से हमने हिंदी के मॉडल पेपर्स पहले भी किए हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। और बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी कंपलसरी के अलावा इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी साहित्य है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सब के मॉडल पेपर्स हम लगातार कर रहे हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में 95+ नंबर क्रॉस करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। इन सारे के सारे वीडियोस को बार बार पढ़ते रहिए, देखते रहिए, अपने मित्रों के साथ इन वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फायदा हो जाए। और अगर आप डाउट से आपका जो डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो हमारा लाइव क्लास होती है शाम को 8 बजे, आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।